क्या आपने स्टालिन का नाम सुना है? क्या आपने अलागिरी का नाम सुना है? अगर आप भारत की राजनीति में और खासतौर से दक्षिण भारत की राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं तो आपने ये नाम शायद सुने होंगे। आपने भले ये दो नाम ना सुने हो, लेकिन आपने करुणानिधि का नाम तो जरूर सुना होगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज बात होगी करुणानिधि के बेटे स्टालिन के बारे में। करुणानिधि अब नहीं रहे, स्टालिन चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? दक्षिण भारत खासतौर से तमिलनाडु में क्यों इतने लोकप्रिय हैं? सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। एम.के. स्टालिन का पूरा नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। वो द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम यानी डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि के तीसरे बेटे हैं। डीएमके पार्टी ने साल 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। उस वक्त सीएन अन्नुदुरै ने सत्ता संभाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 1967 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद साल 1969 में यानी आज से 50 साल पहले करुणानिधि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही वे डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम के अध्यक्ष भी बने। करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन ने उनकी जगह ली है। 28 अगस्त साल 2018 को स्टालिन डीएमके काउंसिल की बैठक में निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। वे अब उस शख्स की जगह ले चुके हैं जो न केवल उनके पिता थे बल्कि ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी पार्टी की तमाम उतार चढ़ाव के बीच 50 सालों तक नेतृत्व किया। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में स्टालिन ने पार्टी में अपनी शुरुआत की, लेकिन तब उनकी पहचान मुख्यमंत्री करुणानिधि के बेटे भर की थी। मीसा आंदोलन में साल 1975 में वे गिरफ्तार भी हुए और जेल के अंदर उनको प्रताड़ित किए जाने की खबरें भी आईं। इससे पार्टी कैडरों में उनका सम्मान बढ़ा, लोगों की संवेदना भी उनसे जुड़ी। इसके बाद स्टालिन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। स्टालिन अगस्त 2018 में पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं रहा। उन्हें तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने स्कूली दिनों से ही राजनीति शुरू कर दी थी। स्टालिन ने चेन्नई के गोपालापुरम में पार्टी के यूथ विंग का निर्माण किया और पार्टी के सिद्धांतों से उन्हें जोड़ा। साल 1970 के शुरुआती सालों में स्टालिन युवाओं को अपनी पार्टी की बैठकों में आने के लिए प्रोत्साहित करते और अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार भी करते। साल 1980 में करुणानिधि ने पार्टी के यूथ विंग की शुरुआत मदुरै में की। स्टालिन इसके शुरुआती संयोजक थे। साल 1984 में उन्होंने यूथ विंग का सचिव बनाया गया। स्टालिन लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। थोड़े समय तक वे पार्टी के उप महासचिव भी बनाए गए। 2008 में वे पार्टी के कोषाध्यक्ष बने। जनवरी 2017 में वे पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। साल 1984 में पहली बार स्टालिन विधानसभा का चुनाव लड़े। हालांकि 1000 स्लाइड क्षेत्र से वे एडीएमके के एक वरिष्ठ नेता के हाथों मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। हालांकि बाद में उसी विधानसभा क्षेत्र से साल 1989, 1996, 2001 और 2006 का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस बीच वो 1991 का चुनाव हार गए थे। 2011 और 2016 में वे कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे और दोनों बार जीतने में कामयाब रहे। फिलहाल राज्य विधानसभा में वो मौजूदा प्रतिपक्ष के नेता हैं। साल 2006 में जब डीएमके सत्ता में आई तो स्टालिन को राज्य के स्थानीय प्रशासनिक मामलों का मंत्री बनाया गया। वे 5 साल तक इस महकमे के मंत्री रहे और इस दौरान उनकी प्रशासनिक क्षमता की काफी तारीफें भी हुईं। इससे पहले साल 1996 से 2000 के बीच वे चेन्नई के मेयर भी रहे और इस दौरान उनके किए कामों के चलते उन्हें प्रशंसा भी मिली। उन्होंने न केवल शहर की सड़कों की स्थिति में सुधार किया बल्कि आधारभूत ढांचों को भी बढ़ाया, जिसके चलते पार्टी के कैडर और आम लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। 2001 में स्टालिन, करुणानिधि और कुछ अन्य लोगों को चेन्नई में ओवरपुल निर्माण में हुई धांधली के चलते गिरफ्तार होना पड़ा था, लेकिन बाद में सरकार ने इस बात पर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की। दो 2009 में स्टालिन ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास बना दिया। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि स्टालिन ही 2014 के लोकसभा चुनाव और 2016 के राज्य विधानसभा चुनाव के मुख्य रणनीतिकार थे। उम्मीदवारों के चयन को लेकर सहयोगियों पर फैसला लेने में उनकी अहम भूमिका रही थी। स्टालिन की तुलना अमूमन उनके पिता से ही होती है।
लेकिन करुणानिधि न केवल एक शानदार लेखक थे, बल्कि उनमें भाषण देने की अद्भुत काबिलियत भी थी। जब भी कभी स्टालिन से कोई मुहावरा या फिर नाम गलत निकलता है तो लोग पकड़ लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। एम.के. स्टालिन की इस बात के लिए भी आलोचना होने लगी है कि इन दोनों पार्टी में उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की अहमियत बढ़ती जा रही है। उदयनिधि तमिल सिनेमा के अभिनेता हैं और साल 2019 के चुनाव में डीएमके प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। उदयनिधि पार्टी में किसी वरिष्ठ पद पर नहीं है, लेकिन डीएमके के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स में उनकी तस्वीर खूब इस्तेमाल हो रही है। करुणानिधि के निधन के साथ ही स्टालिन को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। डीएमके पार्टी और राजनीतिक परिदृश्य पर उनके पास काफी समय भी है। साल 2016 में जब जयललिता का निधन हुआ था तो एआईडीएमके में असंतोष देखने को मिला और पार्टी दो गुटों में बंट भी गई। ऐसे में स्टालिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वे किस तरह अपनी पार्टी को एकजुट रखते हैं। स्टालिन और उनके भाई एम.के. अलगागिरी के बीच मतभेद को राजनीतिक विश्लेषक गंभीरता से देखते हैं। अलगिरी को पार्टी से हटाए जाने के बाद दोनों के समर्थकों के बीच खाई बढ़ने की आशंका भी है। बहरहाल ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर या बाहर में सहयोगी पार्टियों के साथ मित्रवत व्यवहार के साथ स्टालिन अपने डायनामिक अप्रोच के साथ काम करते नजर आएंगे। तो स्टालिन पर यह जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी दूसरे राजनेता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए, मैं वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाए।